हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड डिस्टेंस मोड के 2023 जुलाई में जो इंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हम सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं। सेक्शन 1 में देखते हैं एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, जो आपको इसके एंट्रेंस की तैयारी करने में मदद कर सकता है। हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कहता है नीचे में से कौन करेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में। फर्स्ट कहता है डेवलपमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद नेचर एंड नर्चर। डेवलपमेंट का जो है नेचर और नर्चर में कुछ काम नहीं है। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वह नेचर और नर्चर पर निर्भर करता है। सेकंड कहता है डेवलपमेंट इज आइदर रिलेटेड विद नेचर और नर्चर। डेवलपमेंट जो है या तो नेचर पर डिपेंड करता है या नर्चर पर डिपेंड करता है। ये भी गलत है, क्योंकि ये बोथ पर डिपेंड करता है। कहता है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। डेवलपमेंट जो है यह परिणाम है नेचर और नर्चर के बीच इंटरेक्शन का। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है, इस पर टिक लगा लेंगे। फोर्थ ऑप्शन कहता है डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड नर्चर। यह जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, यह इनके इंटरेक्शन का रिजल्ट है। तो सी आपका ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ असेसमेंट ऑफ एट द एलिमेंट्री लेवल। कहता है एलिमेंट्री लेवल पर, प्रारंभिक स्तर पर NEP 2020 के अनुसार असेसमेंट का क्या नेचर होना चाहिए। तो कहता है कंस्ट्रक्टिव बेस्ड होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। सेकंड में कहता है कंटिन्यूस होना चाहिए। हाँ, ये चूँकि ये जो है क्लास में जो है कंटिन्यू करते रहते हैं, पढ़ाते के समय भी हर वीक में कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, यानी ये कंटिन्यूस असेसमेंट का प्रोसेस होता है, उसका नेचर है। फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन एबिलिटी। इसमें मेमोराइजेशन एबिलिटी पर फोकस नहीं होता है, इसमें सीखने पर फोकस होता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फोर्थ कहता है एज पर द प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम्स। हम जब कुछ भी पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त एक एल्लो फिक्स करते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है, किस चीज़ के लिए प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एज पर द प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम्स के होना ही चाहिए नेचर। तो ये भी सही है। तो इसके हिसाब से देखा जाए जो है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल शुड बी एम्फेसाइज। इनमें से कौन सा जो विद्यालय है उसे हमें एम्फेसाइज करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है क्रैमिंग द लर्निंग मटेरियल बाय द स्टूडेंट्स। कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को लर्निंग मटेरियल पर क्रैम कर देना चाहिए, यानी कहने के मतलब उसको उसी पर वहीं तक निर्धारित कर देना चाहिए। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत होगा। लर्निंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से हमें सिखाना चाहिए। हम टेक्स्ट बुक के आगे भी सिखा सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं। कंटेक्चुअल लिस्ट लर्निंग, यानी क्या पढ़ा रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में क्या होना चाहिए, उससे लेस लर्निंग, ये तो संभव ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। हम जो भी पढ़ा रहे हैं वह क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होना चाहिए। तो हम वैसे स्कूल को एम्फेसाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है जेंडर इज ए कंसेप्ट कंस्ट्रक्टेड। जेंडर का जो कंसेप्ट है, लिंग का जो कंसेप्ट है, वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। बायोलॉजिकली है, सोशली है, फिलोसफिकली या रैंडमली है। यह बायोलॉजिकली निर्धारित होता है। कौन सा अगर जेंडर है, मेल है, फीमेल है, यह बायोलॉजिकली निर्धारित होता है। फिर तो कहते हैं What should be the main aim of teaching EVS at the primary level as recommended by NCF 2005। कहता है NCF 2005 के अनुसार EVS जो है प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए उसका क्या मेन एम है। EVS जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाता है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है NCF 2005 के अनुसार। ऑप्शंस देख लेते हैं। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। कहता है सब्जेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलपमेंट करने के लिए। ये सही है, लेकिन अब चूंकि कौन सा बेस्ट होगा ये देखना है। रिमेम्बरिंग द फंडामेंटल ऑफ द सब्जेक्ट्स, जो विषय है उसके फंडामेंटल को याद करना। याद करने का तो कंसेप्ट कहीं आता ही नहीं है सिर्फ में। मेमोराइजेशंस का, रिमेम्बर का कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है। सी कहता है लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग विद द लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हम क्लास में सीख रहे हैं
उसको लिंक करना है, जो क्लासरूम के बाहर जीवन है उससे लिंक करना ही हमें ईवीएस सिखाता है प्राइमरी लेवल पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 का चेयरमैन कौन था? ये थे एनसीएफ 2005 के चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है श्री गोपाल गुरु। श्री गोपाल गुरु जो थे वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे जेएनयू में। ये गोपाल गुरु जो थे ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे जेएनयू में। आगे देखते हैं, सी जो है डॉक्टर डीएस कोठारी। ये डॉक्टर डीएस कोठारी जो हैं इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट दोनों थे। डीएस कोठारी जो हैं वो साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट दोनों थे। अब आते हैं प्रोफेसर कृष्णकांती। कृष्णकांती जो थे ये आईआईटी गांधीनगर के आपके फिजिक्स के प्रोफेसर थे। आईआईटी गांधीनगर के फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर यशपाल, एनसीएफ 2005 के चेयरमैन। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 7। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? आरटी एक्ट भारत में कब इम्प्लीमेंट किया गया? यह जो है 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट किया गया और 26 अगस्त 2009 को 26 अगस्त 2009 को यह हमारा जो है पार्लियामेंट में यह पास हो गया था। यह जो एक्ट है पार्लियामेंट में हमारा 26 अप्रैल 2009 को पास हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से यह इम्प्लीमेंट हो गया था। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। फॉर विच एज ग्रुप चिल्ड्रेन द आरटी एक्ट 2009 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड? किस एज ग्रुप के लिए आरटी एक्ट 2009 जो है इम्प्लीमेंट किया गया था? तो हम इसे कॉमन चीज़ है, यह जो है 6 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक आरटी एक्ट लागू किया था। यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वह 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फॉर एनईपी 2020 इज टू टेक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन टू ब्लैंक्स बाय 2035। तो एनईपी 2020 के एक ऑब्जेक्टिव्स में यह भी था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में वह 2035 तक के 50% हो जाए। तो ये 50% इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एनईपी 2020 प्रपोजेस दैट लर्निंग शुड बी। एनईपी 2020 प्रपोज करता है कि लर्निंग होना चाहिए मेमोरी बेस्ड, नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, एग्जाम ओरिएंटेड। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लर्निंग जो होता है टेक्स्ट बुक के कंटेक्स्ट के साथ साथ उसके बाद भी सीखना लर्निंग होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। एग्जाम ओरिएंटेड यानी लर्निंग एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए लर्निंग नहीं हो सकता है। लर्निंग होता है कि हम उसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें तो हम उसको हम एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो ये होता है एक्सपीरियंस बेस्ड। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11। फुल फॉर्म ऑफ ECCE। ECC का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड? नीचे जो दिया गया है उसमें NEP 2020 क्या रिकमेंड करता है? तो NEP 2020 रिकमेंड करता है कि इसमें जो है कि कोई भी मेरा मेन लैंग्वेज नहीं होगा, यानी कोई भी एक लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस नहीं होगा। इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म पर फोकस करता है, यानी सारे लैंग्वेज जो होते हैं या हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज को हम सिखा सकते हैं और उसके मदर टंग को जो हमारा जो लोकल लैंग्वेज है साथ में एक और लैंग्वेज जो कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के रूप में जो कनेक्ट करता है वो सिखा सकते हैं। जो बच्चा का मदर टंग है उस मदर टंग को हम क्या कर सकते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म में इस्तेमाल करके उससे हम उसके भावों को हम ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और उन्हें उसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को सिखाने में मदद कर सकते हैं। तो NEP 2020 जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को रिकमेंड करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं जनरल अवेयर्स में 13th नंबर क्वेश्चन। कहता है टू क्रिएट द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स विल बी मर्ज विद अदर 2 बैंक्स। कहता है कौन सा जो बैंक है जो लार्जेस्ट बैंक है जो 2 और बैंकों को मर्ज करके बनाया गया। तो अभी फ़िलहाल में पंजाब नेशनल बैंक है
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट म्यूजियम इस्टेब्लिश्ड, भारत का पहला म्यूजियम कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो भारत का पहला म्यूजियम दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था। द फर्स्ट 5G मोबाइल नेटवर्क वाज लॉन्च बाय विच कंट्री, फर्स्ट 5G मोबाइल नेटवर्क जो लॉन्च किया गया था, इसका तो ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा क्या हुआ से, इसको आप लोग नेक्स्ट करते हैं। द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 71st मिस यूनिवर्स 2020 विनर आर बोनी गैब्रिएलिया बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये यूएससी के हैं। आर बोनी गैब्रिएलिया जो है यूएस की हैं। ये 71st मिस यूनिवर्स 2020 में नहीं हुआ था, ये 2022 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड, यह 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया था नागपुर में, नागपुर यूनिवर्सिटी में। 19th नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग 2023, स्मृति मंधाना सबसे महंगी प्लेयर के रूप में चुनी गई थी वुमेन प्रीमियर लीग में 2023 में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये जो सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है यह हुबली में है। हुबली में उसका नाम है सिद्धू राधुस्वामी हुबली। इसका जो